वेलकम अगेन आपके अपने YouTube चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार आपके अपने चैनल में आप ही का एक सजेस्ट करा हुआ टॉपिक लेकर आई हूँ। राइट, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं आपको बता दूं कि डॉकवाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। गुड न्यूज ये है कि इंटरनेशनल पेशेंट्स भी अब कनेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज इसमें ऑप्शन आ गया है पेमेंट का, इंटरनेशनल पेमेंट से, इंटरनेशनल बैंक से और उनके कार्ड्स यूज करके। और कुछ दिनों में बहुत जल्दी इंटरनेशनल कॉल्स भी शुरू हो जाएंगी। तो अभी जो इंडिया में बैठे हैं पेशेंट्स वो अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कॉल करने की या फिर मेरे को वॉइस मैसेज भेज रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटी अब इंटरनेशनल जो पेशेंट्स हैं जो इंडिया के बाहर बैठे हैं उनके लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। कुछ भी टेक्निकल क्वेरी है तो ये टेक्निकल नंबर्स हैं डॉकवाइज ऐप के। डॉकवाइज ऐप का मेरा पिन लिखा हुआ है C2TXJ, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। डेली मैं लाइव जाती हूँ तब भी आपको पिन बताती हूँ। जो लोग पर्सनली आगे दिखाना चाहते हैं हॉस्पिटल में तो ये मेरा एड्रेस है, सेक्रेटरी का नंबर है। लाइन्स ओपन है सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक। मेरे बाकी पोर्टल्स हैं, फेसबुक के पेजेस हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर। अगर आपको यूट्यूब पे आंसर नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से तो आप यहाँ मैसेज भेज सकते हैं, कोई ना कोई मेरी सेक्रेटरी या मैं उसका जवाब आपको दे देंगी, या तो लाइव आके दे देंगे या फिर वहीं पर लिख के दे देंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो आप शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का हाई होना। राइट, हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। अब हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी दो तरीके से हो सकता है। एक तो है कि भाई पहले से ही आपका बीपी हाई था तो उसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन आपको था और इस तरह का पेशेंट जब प्रेग्नेंट होता है तो उसका बीपी और भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, किसी किसी का कम हो जाता है। बट बिकॉज ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमको शुरू से उनकी मॉनिटरिंग सही से करनी पड़ती है। ओके, एक होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि PIH, ये उन लोगों को डेवलप होता है जिनके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि हम आगे आके डिस्कस करेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था किसी किसी प्रेगनेंसी में किसी किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी किसी को थायराइड डेवलप हो जाता है। ये पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इनको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये दो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, या तो डायबिटीज या थायराइड। और मैंने उसका रीजन भी बताया था क्यों ऐसा होता है प्रेगनेंसी में। इसी तरह से ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है ये हम डिस्कस करते हैं। इसको PIH क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। अब प्रेगनेंसी की वजह से बीपी हाई क्यों होता है? जब आपकी आवल बनती है, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है, आवल भी डेवलप हो रही होती है, तो कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, कुछ ऐसी कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स होते हैं जो ठीक से खुल नहीं पाते, ठीक से उनके अंदर ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। तो जब ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है और कुछ पेशेंट के अंदर कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से उन आर्टरीज में, उन ब्लड वेसल्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आपकी डॉपलर होती है, आपका कलर डॉपलर कराते हैं डॉक्टर, तो कई बार उसमें यूट्राइन आर्टरी या अम्बिलिकल आर्टरी में लिखा होता है रेजिस्टेंस हाई। रेजिस्टेंस हाई मतलब कि वो जो आर्टरीज की वॉल है, जो कैपिलरीज हैं, वो सिकुड़ गई है। सिकुड़ने की वजह से ब्लड उनके ठीक से फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो जब ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर रहा है तो हार्ट पे जोर पड़ रहा है, हार्ट पे जोर पड़ रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और बच्चे को ठीक से ब्लड नहीं मिल रहा है। तो जब बच्चे को ठीक से ब्लड नहीं मिलेगा तो बच्चे में ग्रोथ में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसको बोलते हैं प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, यानी कि आपका जो आवल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि खुलने चाहिए, जिसमें अच्छे से ब्लड फ्लो होना चाहिए, जिससे बच्चे को ठीक से माँ से ब्लड मिले, वो सिकुड़ गई है। सिकुड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और बाकी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही है। ओके, तो PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तब बोलेंगे। इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज होता है वैसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ये तब बोलेंगे जब ये 20 हफ्ते के बाद हाई ब्लड प्रेशर शुरू होता है। 20 हफ्ते से पहले यानी कि 5वें महीने से पहले अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, वो आपको शुरू से था, या तो मिस हो गया या फिर आपको पता था कि भाई आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ओके, तो PIH हमेशा ब्लड प्रेशर जो है अगर हाई हो रहा है तो 20 हफ्ते के बाद शुरू होता है। नॉर्मल रेंज क्या होती है ब्लड प्रेशर की? नॉर्मल रेंज 120-80 सबको पता है, किताबों में लिखा हुआ है। प्रेगनेंसी में क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है उसमें नॉर्मली ब्लड फ्लो का ऐसा कुछ चेंजेस आते हैं कि नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा होते हैं। किसी भी नॉर्मल पेशेंट में जो नॉर्मल उसका ब्लड प्रेशर रहता है उससे लो हो जाता है बीपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उठते बैठते खड़े होते सडनली लो ब्लड प्रेशर होता है, पैरों में ब्लड भर जाता है, पैरों में पानी भर जाता है, ये सब नॉर्मल है। बहुत देर तक खड़े होते हैं तो चक्कर आता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉमन प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी की। ओके, तो जब एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है तो ये 20 हफ्ते के बाद शुरू होता है, जैसे मैंने बताया उसको PIH बोलते हैं। और इस तरह के पेशेंट्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग पे रखना पड़ता है। कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे केसेस में रिस्क होता है माँ को भी और बच्चे को भी, और ये रिस्क हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेकिन अभी हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। तो अगर आपका प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो वो 90/60 तक हो सकता है,
उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाई जा रहा है तो 140/90 होना चाहिए, 140/90 से हाई नहीं जाना चाहिए। अगर इससे हाई जा रहा है तो फिर डॉक्टर एक्शन लेंगे और आपको बताएंगे कि भाई आपको दवाई शुरू करनी है और आपको नमक कम करना है। ओके, और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताएंगे। ओके, अब प्री एक्लैम्सिया या फिर पीआईएच। प्री एक्लैम्सिया क्या होता है? प्री एक्लैम्सिया एक पीआईएच का ही एक मिसनोमर है, एक उसी के आगे का सिवियरिटी है। समझ लीजिए पीआईएच यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये डेवलप हो गया आपको 20 हफ्ते के बाद, जब भी डेवलप हुआ 8वें में, 7वें में, 9वें में, उसके बाद अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है तो इसको बोलते हैं प्री एक्लैम्सिया। और उसके बाद आता है एक्लैम्सिया। एक्लैम्सिया यानी कि तान आना, मरीज को यानी कि पेशेंट को तान आनी शुरू हो जाती है और ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है माँ के लिए भी और पेट में जो बच्चा पड़ रहा है उसके लिए भी। ओके, तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। यानी कि पीआईएच जिसको कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, फिर मॉडरेट आया प्री एक्लैम्सिया और सिवियर आया एक्लैम्सिया। ओके, अब ये जो कंडीशन है जरूरी नहीं कि सिर्फ डिलीवरी के समय मतलब कि शुरू के 9 महीने में ही डेवलप हो, ये कभी कभी डिलीवरी के बाद भी डेवलप होती है। बहुत से पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं 9 महीने में और डिलीवरी के फौरन बाद उनको तान आ जाती है, फौरन बाद बीपी एकदम हाई हो जाता है। तो ये जो मरीज है इसको भी हम प्री एक्लैम्सिया या फिर पीआईएच ही बोलेंगे, ये भी प्रेगनेंसी की वजह से ही हुआ है। तो प्रेगनेंसी के जो चेंजेस हैं वो 6 हफ्ते तक पेशेंट के पास रहते हैं, डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद तक पेशेंट को मॉनिटरिंग पे रखा जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स है जिन वजह से डायबिटीज हो रहा है या थायराइड हो रहा है या हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, इसका इफेक्ट 6 हफ्ते तक रहता है। तो पूरे 9 महीने और डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते पोस्टमार्टम, तब तक पेशेंट मॉनिटरिंग में रहता है। इन 6 हफ्तों में कभी भी उसको ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है, प्री एक्लैम्सिया डेवलप हो सकता है, कभी कभी इतनी तेजी से होता है कि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता, पेशेंट को भी समझ में नहीं आता, सडनली तान आ जाती है और पता ही नहीं चलता कब कैसे हो गया। तो इट ऑल डिपेंड्स बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, वो हर चीज मॉनिटरिंग करना हम लोग के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो इससे कैसे बचे इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं बताती हूँ कि किन पेशेंट्स को एक प्रॉब्लम होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके रिस्क फैक्टर्स हमको शुरू से पता होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत हेवी ओवरवेट पेशेंट, या फिर जिसका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है, या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट, या फिर पीसीओडी का पेशेंट। पीसीओडी का पेशेंट जब कंसीव करता है तो उसको ब्लड प्रेशर भी प्रॉब्लम हो सकती है, वेट प्रॉब्लम भी हो सकती है, शुरू से होती ही है, और डायबिटीज प्रॉब्लम, ये 3 चीजें हैं जो कि डेवलप हो सकती है। फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको किडनी में प्रॉब्लम है या लिवर में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज अगर पेशेंट को है तो उस वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। स्ट्रेस यानी कि टेंशन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हेडेक्स होते हैं, सिर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, ये सारे कारण हैं जो सब मिलजुल के पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई करने में वो मतलब ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर करवा सकते हैं। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगी ये इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बोलूंगी ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई करवा सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई वो पेशेंट जिनके बारे में हमको थोड़ा बहुत आइडिया है, रिस्क है कि भाई इनको पहले से ब्लड प्रेशर हाई था या इनको ये सारी प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, तो इनको चांसेस हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के। ओके, फिर आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, कुछ कुछ चीजें तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, बट अगर इसको डिवाइड करें मदर के कॉम्प्लिकेशन और बच्चे के कॉम्प्लिकेशन में, तो मदर में अगर बहुत सिवियरिटी है तो तान आ जाएगी, उससे पहले उनको हेडेक्स होंगे, उनको कभी कभी आईज में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, आईज में जैसे दिखने में प्रॉब्लम आती है, विजन प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कभी कभी फोटोफोबिया हो जाता है, आंखों के सामने लाइटें चमकने लगती हैं, बाहर धूप में जाना है तो आंखें उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है, किसी किसी का बीटीसीटी यानी कि ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम डिलेज हो जाता है। ये सिवियरिटी जब ज्यादा बढ़ती चली जाती है तो फिर पेशेंट को ब्रूजिंग जल्दी हो जाती है, यानी कि चोट लगती है तो लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, इसीलिए बीटीसीटी कराते हैं। लिवर में प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी में प्रॉब्लम, यूरिन आउटपुट कम होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ये सारे कुछ साइंस हैं जो कि मदर को पता चलते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले सूजन आती है पैरों में, हल्का सा ब्लड प्रेशर हाई होता है, हल्का सा हेडेक हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती है, आंखों में, ब्रेन में, लिवर में, लंग्स में पानी भर सकता है, हार्ट पे जोर पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर तो हाई हो ही रहा है और ज्यादा हाई हो जाएगा, सूजन और ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग यानी कि गैस बननी शुरू हो जाती है, लिवर की वजह से पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उल्टियां शुरू हो जाती हैं, और कभी कभी किसी किसी केस में तान आनी शुरू हो जाती है। और तान आने से पहले पेशेंट बहुत ज्यादा जिटरी हो जाती है, जैसे हाथ लगो तो ऐसे वैसे हो जाएगी, या फिर उसके अगर मान लीजिए आपने ऐसे उंगली पकड़ ली तो उंगली पकड़ के एकदम झंझना जाएगी, तो ये झंझनाहट बॉडी में शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया, यानी कि पेशेंट एक्लैम्सिया की तरफ जा रही है। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिस वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आती है, और उसका जब यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन नहीं आता है अगर किडनी सही काम कर रही है तो।
ओके। कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कि मैंने बताया, मदर को ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई तो कॉम्प्लिकेशंस स्ट्रोक हो सकता है, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई हो गया तो ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, लिवर किडनी मैंने बता ही दिया, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स गड़बड़ हो सकते हैं, पेशेंट को परमानेंटली हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट का परमानेंटली ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, डिलीवरी के बाद भी लाइफ लॉन्ग उसका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड वेसल्स यानी कि जो कोशिकाएं हैं, जो नाड़ियां हैं ब्लड वेसल्स की, जिसमें ब्लड बहता है, उसकी परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है, किसी किसी केस में आंवल सडनली जगह से हिल जाती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिलीवरी के समय या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है, इसको बोलते हैं प्लासेंटल एब्रप्शन। सडनली ब्लड प्रेशर हाई होने से जो बच्चेदानी के अंदर आंवल वो सडनली जगह छोड़ देती है, तो ऐसे में माँ बच्चा दोनों को खतरा हो जाता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो मदर को हो सकती है। तान मैंने बताई थी, एकदम सडनली तान आती है, जीभ भी कट सकती है मदर की, और उस समय एक ही तरीका होता है, हाथों हाथ पेशेंट को नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाए जिससे तान बंद हो जाए और डिलीवरी करा दी जाए, क्योंकि बिना डिलीवरी के पेशेंट ठीक नहीं होती। बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स होगी, अब बच्चे को अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो बच्चे की ग्रोथ शुरू से प्रॉब्लम करेगी। जितनी जल्दी PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन डेवलप होता है उतनी जल्दी कॉम्प्लिकेशंस और उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। जितना ये लेट डेवलप होगा, जितना लेट होगा उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, उतनी ही कम कॉम्प्लिकेशंस होगी, क्योंकि जब ये लेट डेवलप होगा तब तक बच्चा ऑलरेडी हेल्दी हो चुका है, तब तक उसको ऑलरेडी काफी न्यूट्रिएंट्स और ब्लड वगैरह मिल चुका है। जितनी जल्दी डेवलप होगा बच्चे के अंदर उतनी ही ग्रोथ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी में जा सकता है यानी कि प्री टर्म लेबर हो सकता है, बच्चा मिसकैरेज हो सकता है, टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है, 24-26 हफ्ते से पहले, बच्चा पेट में भी डेथ हो सकती है अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। प्लासेंटल एब्रप्शन यानी कि प्लासेंटा सडनली निकल गया तो बच्चा पेट में डेथ हो सकती है, सडनली सिजेरियन करके बच्चे को NICU में रखना पड़ता है। ऐसे बच्चों को नॉर्मली देखा गया है कि ऐसे बच्चे नॉर्मली बाकी बच्चों से ज्यादा मैच्योर होते हैं। ऐसा क्यों है ये पता नहीं, मोस्ट लाइकली बॉडी के अंदर कुछ स्टेरॉइड्स बनते हैं तो बच्चे की जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उसमें वो काम करते हैं। तो ऐसे बच्चे भले ही प्री मैच्योर पैदा हो, उनका वेट भले ही कम हो, बट मैच्योर होते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ इतनी नहीं देखी गई है जितनी की बाकी कंडीशंस में देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है यानी कि आपको PIH है या प्री एक्लैम्सिया है तो क्या आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी और क्या आप पूरे 9 मंथ तक डिलीवरी होगी? वेल, मान के चलिए अगर आपको हाई रिस्क है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, चाहे वो 6ठे महीने में हो, चाहे वो 8वें में, चाहे 9वें में, डेफिनेटली डॉक्टर बहुत दिन तक आपको बच्चे को पेट में लेके नहीं घूमने देंगे, क्योंकि डर ये रहता है कि बच्चा पेट में रहा तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, माँ को खतरा बढ़ता चला जाएगा, बच्चे को खतरा बढ़ता चला जाएगा। तो एक बैलेंस बनाया जाता है कि कब बच्चे को बाहर निकाला जाए, कब बच्चा मैच्योर हो जाए जिससे बच्चे को भी बचा पाए और माँ को भी इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचा पाए। तो जनरली ऐसे पेशेंट्स में आर्टिफिशियल पेन यानी कि इंडक्शन देना पड़ता है। इंडक्शन वाला वीडियो देखिएगा, इंडक्शन ऑफ लेबर, उसमें मैंने बताया कैसे आर्टिफिशियली दर्द उठाए जाते हैं। अब आर्टिफिशियली दर्द उठाने का मतलब ये नहीं कि आपको सिजेरियन करना है, हम आपको नॉर्मल के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, बट डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लिकेशन है, कितना बच्चेदानी का रास्ता खुला हुआ है, बच्चा कितना मैच्योर है, सीधा है कि उल्टा है, माँ क्या इस चीज को झेल पाएगी, दर्द झेल पाएगी, इन सब को एक बैलेंस रख के डिलीवरी डिसाइड करी जाती है। जरूरी नहीं कि सिजेरियन ही हो, बहुत से लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बहुत से लोगों को फॉरसेप्स लगाने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि डिलीवरी के समय ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, रास्ता खुल जाता है, दर्द आ रहे होते हैं, मदर जोर नहीं लगा पाती, तो फिर फॉरसेप्स या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से डिलीवरी कराई जा सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स आपकी कंडीशन क्या है। अब डिलीवरी के बाद ब्लड प्रेशर कब नॉर्मल होता है? मैंने आपको बताया डिलीवरी मतलब कि प्रेगनेंसी के जो चेंजेस है वो 6 हफ्ते तक रहते हैं, तो 6 हफ्ते तक आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, माने कि मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आपकी जो दवाइयां चल रही थी, चाहे वो अल्फा मिथाइल डोपा हो, चाहे वो लेविटोलॉल हो, चाहे वो हाइड्रालाजीन हो, बहुत तरह की दवाइयां आती हैं, निफेडिपिन आती है और एस्पिरिन आती है, ये सारी दवाइयां आपको जो चल रही होती हैं, इसको सडनली डॉक्टर बंद नहीं करते, 6 हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा दवाई को रिड्यूस कर करके देखते हैं। अगर नॉर्मल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली कुछ केसेस में परसेंटेज बताना बड़ी मुश्किल है। इट ऑल डिपेंड्स आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका वेट कितना है, आपको और कितनी प्रॉब्लम्स है। किसी किसी केसेस में ये ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअस डेवलप रहता है और लाइफ लॉन्ग हो जाता है। ओके, अब क्या किया जाए जो कि आप इन सब चीजों से बचें? पहली बात तो हमको इसका रीजन ही नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। एक नॉर्मल पेशेंट जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसका भी अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, बस आपको प्रिकॉशन रखना है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखें और लगातार जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन बताई है वो ले, लगातार डॉक्टर से चेकअप कराएं। अगर डॉक्टर जल्दी जल्दी बुला रहे हैं तो जल्दी जल्दी जाएं, उसको अवॉइड ना करें। अपनी लाइफस्टाइल में आप नॉन वेज कम खाएं, जितनी भी हाई फैट की चीजें हैं जो कि मैंने पहले भी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली वीडियोस में बताया, जिसमें PCO के बारे में बताया है, प्रेगनेंसी में क्या खाएं उसके बारे में बताया है। आप फाइबर हाई रखें,
फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं, फैटी चीजें कम खाएं क्योंकि फैटी चीजों से वेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मीट मैंने इसलिए मना किया क्योंकि रेड मीट में फैट बहुत होता है। आप प्रोटीन में चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। और क्या, आप एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में रखें, हमेशा एक अपने आप को एक्टिव रखें। बहुत से लोग सीडेंटरी होते हैं, यानी कि बैठे बैठे काम करते हैं, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक चीज और मान के चलिए, जब भी प्रेगनेंसी बहुत ही एक्सट्रीम लाइफ एज में होती है, जैसे मान लीजिए 16-17 साल की एज, या फिर 40 के बाद या 35 के बाद, तो जो एक्सट्रीम्स होते हैं ना 16-17 और 35 के बाद, इन केसेस में प्रेगनेंसी में PIH होना बड़ा कॉमन है। और स्पेशली यंग एज ग्रुप में जो 16-17-18 साल की लड़कियां, 15-15 साल की भी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और शादी हो जाती है। ऐसे केसेस में बच्चा आवल मैच्योर नहीं होती है, बच्चेदारी मैच्योर नहीं होती है, और इनमें प्री एक्लैम्सिया और PIH बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। बाकी जो बीच का एज ग्रुप है वो बिल्कुल सेफ रहता है। ओके, तो सारे रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर ली। इसके बावजूद अगर आपको कुछ पूछना है या अपनी रिपोर्ट्स भेजनी है तो डॉकवाइज ऐप पे आ जाइए, वरना क्वेश्चन डाल दीजिए। डेली मैं यूट्यूब पे आपके जवाब देती हूँ। इसी तरह से वीडियोस को लाइक करते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।